हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्नूपर क्लासेस। गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी का 6th चैप्टर जो है हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन के सभी क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर इस वीडियो में कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस ना सिर्फ आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल्स में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, हम उन सभी प्रॉब्लम्स को भी एक एक करके टैकल करेंगे। ये क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं पेज नंबर 112 के ऊपर रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन के पोर्शन में। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ। हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है? जो फोर्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लोकेट होती है। अ टेबल इज मूव्ड अक्रॉस द फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। हाउ मच इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द टेबल? सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक टेबल है जो फ्लोर के अराउंड एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है। वेलोसिटी यहाँ पर कैसी है? वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है। एंड कांस्टेंट वेलोसिटी हमें बेसिकली तीन बात बताता है। सबसे पहले कि यहां पर मैग्नीट्यूड में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। सेकेंडली, यहां पर डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है। एंड थर्डली, जो हमारा एक्सेलरेशन है वो इस केस में कितना आएगा? जीरो। मैग्नीट्यूड यानी अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो आगे भी 10, फिर से 10, यानी मैग्नीट्यूड यहां पर क्या रहेगा? सेम रहेगा। डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी। एक्सेलरेशन यहां पर जीरो होगा। एंड हमारे न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी भी चीज का एक्सेलरेशन जीरो है तो उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्सेस भी क्या रहेगी? नेट फोर्सेस भी जीरो रहेगी। यानी जितनी फोर्स यहां पर फ्रिक्शन से पैदा हो रही है उतनी ही फोर्स हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। सिंस द टेबल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जहां पर एक्सेलरेशन जीरो बन जाएगा, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स भी क्या बन जाएगी? यहां पर जीरो। देयरफॉर एफ जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। कंक्लूजन क्या है? द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द टेबल इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड बराबर होगा बट उनकी डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट। अगर अप्लाइड फोर्स यहां पर राइट साइड में है तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर लेफ्ट साइड में लोकेट करेगी। फ्री बॉडी डायग्राम में हम कह सकते हैं कि जितना हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है उतनी ही हमारे पास अप्लाइड फोर्स है। सम ऑफ ऑल द फोर्स इज इक्वल टू जीरो। हमारा आंसर क्या बनेगा? द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द टेबल इज इक्वल टू एफ बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर जो है फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर लगेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फॉर अ बॉल मूविंग ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस का क्या मतलब है? जिस सरफेस में किसी भी तरह का फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट ना हो जो उस मूवमेंट को रोक सकता है। इस केस में चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फिजिकली करेक्ट। तीन स्टेटमेंट है, तीनों ही स्टेटमेंट न्यूटन के फर्स्ट लॉ को यहां पर फॉलो करके बनाई गई है। पहली स्टेटमेंट है, इफ नो नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉल द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल रिमेन द सेम, इंक्रीज और डिक्रीज। देखो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी मूवमेंट हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम उस पर जो नेट फोर्स है अगर उसको जीरो कर दे तो उसकी वेलोसिटी में कभी भी कोई भी चेंज नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर नेट फोर्स जीरो है तो यहां पर बॉल की स्पीड, बॉल की वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। सेकेंड पार्ट में है, इफ द नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉल इन डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। कोई बॉल है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, हम उसके ऊपर और फोर्स लगा रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन। तो ऑब्वियस ही बात है, फॉर एग्जांपल यहां पर आप खड़े हो, आप बॉल को किक कर रहे हो, तो ऑलरेडी बॉल इस तरफ जा रही थी, आपने और किक करके उसको और ज्यादा बूस्ट कर दिया तो यहां पर स्पीड क्या हो जाएगी? वेलोसिटी भी यहां पर इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, इफ द नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉल इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल। अब ऑब्वियस सी बात है, हमारी बॉल इस तरफ जा रही थी, आपने क्या किया? यहाँ पर रोक दिया, उसको पैर लगा दिया, जो भी कर दिया, तो इस पे उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। समरी क्या है कि अगर कोई भी नेट फोर्स नहीं अप्लाई हो रही है तो हमारी वेलोसिटी सेम रहेगी। अगर नेट फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन है मोशन के तो वेलोसिटी यहां पर डिक्रीज कर जाएगी। आगे स्टूडेंट्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है,
Two blocks P and Q on a smooth horizontal surface are shown in figure 6.36a and figure 6.36b. Two forces of magnitude 4 Newton and 5 Newton are acting on the opposite direction on block P while block Q is moving at a constant velocity. देखो भाई समझो पहले क्या हो रहा है। फिगर 6.63 के पहले पार्ट में जो ए पार्ट है, हम 5 न्यूटन जो है राइट साइड लगा रहे हैं, वहीं पर 4 न्यूटन जो है हम लेफ्ट साइड लगा रहे हैं। तो नेट फोर्स यहां पर क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन टू द राइट। एम आई राइट? 5 न्यूटन में से 4 न्यूटन को अगर हम माइनस करेंगे, 5 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन। डायरेक्शन कौन सी है, राइट साइड। सेकेंड ब्लॉक पी है, क्यू है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, ना हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो नेट फोर्सेज यहां पर क्या होगी, जीरो होगी। नेट फोर्सेज विल बी जीरो। तो यही हमारे पास लिखा है, पी एक्सपीरियंसेस अ नेट फोर्स। वो एक्सपीरियंस करेगा कितनी नेट फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, 1 न्यूटन की। वेयर एज क्यू डज नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स बिकॉज वो क्या है, अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है। ये भी फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग है, लॉ नंबर फर्स्ट जो न्यूटन ने हमें दिया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो पहली ही स्टेटमेंट है, पी एक्सपीरियंसेस अ नेट फोर्स एंड क्यू डज नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। हमारी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। गाइस इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, while practicing for a snakeboard race called Velamkali in Kerala, 100 oarsmen are rowing a boat together. Out of this, 95 row backward to propel the boat forward, but by mistake 5 oarsmen row it in opposite direction. If each oarsman applies a horizontal force of 200 Newton, what is the net force on a snake boat? Ignore drag force, air friction, etc. तो इन टोटल हमारे पास यहाँ पर 100 ओर्समैन है, जहां पर 95 बिल्कुल सही डायरेक्शन में ओर कर रहे हैं, वहीं पर जो 5 है वो रो जो है गलत डायरेक्शन में कर रही हैं। तो फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू 95 ओर्समैन, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या बन जाएगा, 95 मल्टीप्लाई बाय फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच ओरमैन। क्लियर? 95 ओर्समैन है, हर एक ओर्समैन जो है 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। सो टोटल फोर्स यहाँ पर कितना निकल जाएगा, 19,000 न्यूटन। वहीं पर जो 5 ओवर्स में जिन्होंने गलत डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, उसको हम क्या करेंगे, उसको भी 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1000 न्यूटन जो है यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है। नेट फोर्स क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस। सो नेट फोर्स आ जाएगा F1 माइनस F2। 19,000 में से हम 1000 को यहाँ पर रिड्यूस कर देंगे। सो नेट फोर्स निकल कर आता है 18,000 न्यूटन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। So the answer is, the net force on a snake boat is 18,000 Newton in the forward direction. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a net force acts on an object, we observe that the object accelerates. बिल्कुल ठीक, जो हमारा सेकेंड लॉ है न्यूटन साहब का, इसमें उन्होंने दिया है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर कहीं पर भी नेट फोर्स नॉन जीरो होगा तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट करेगा ही करेगा। सो वो एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? जी नहीं, जो भी एक्सेलरेशन होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट हैज बीन अप्लाइड। सो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन में भी क्या कहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो ये भी गलत है। थर्ड में कहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बिल्कुल यहां तक ठीक है। विद एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्या एक्सेलरेशन एंड फोर्स इनवर्सली है? बिल्कुल भी नहीं। फोर्स एंड हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली के कारण ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो जाती है। बचती हमारी फोर्थ ऑप्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बिल्कुल ठीक। विद एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, बिल्कुल F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। सो हम कह सकते हैं when a net force is applied on object, we observe that the object accelerates in the direction of the force। सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। कौन सा लो है यहाँ हमारे पास, न्यूटन का सेकेंड लो है, जो है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, where acceleration is in the direction of force applied and acceleration is directly proportional to force। सो जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज होगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। अगर फोर्स डिक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पर डिक्रीज होते हुए दिखेगा। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर 4 ऑब्जेक्ट्स A, B, C एंड D
moving along a straight line are given in figure 6.37. A net force act on object A, B, C और D. दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहला तो अगर हमें नेट फोर्स को निकालना है, इसका मतलब या तो उसका मास इंक्रीज हो या फिर उसमें जो है एक्सेलरेशन का यहाँ पर चेंज हो। मास क्योंकि यहाँ पर चारों के चारों ऑब्जेक्ट सेम है, हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन को देखना होगा। यानी कि अगर एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का हो रहा है, इट मीन्स उसके ऊपर फोर्स लग रही है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी हमारी वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए और हमारी वेलोसिटी यहां पर जीरो भी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये यहां पर लगने वाला है। सेकंड कॉन्सेप्ट जो लगने वाला है वो ग्राफ को पढ़ने के रिलेटेड है। कोई भी पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप, ये जो है ये स्लोप है, ये हमें क्या देती है? ये हमें वेलोसिटी को प्रोवाइड करती है। चलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है। फॉर एग्जांपल इस टाइम पीरियड में जो है यहाँ पर उसकी पोजीशन थी, आगे यहाँ पर एंड देन यहाँ पर। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया कि हमारे पास यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। हमारे ए ऑब्जेक्ट में एंड हमारे डी ऑब्जेक्ट में, हमारे ए ऑब्जेक्ट में और डी ऑब्जेक्ट में दोनों में ही जो वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है। सो इसीलिए हमारे फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन यहां पर क्रॉस हो जाते हैं। बचा हमारा सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में अगर आप देखें तो यहां पर पोजीशन सेम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मींस वेलोसिटी यहां पर क्या है? जीरो है। वो ऑब्जेक्ट क्या है? इज एट रेस्ट। तो ये ऑप्शन हमारी यहां पर गलत हो जाती है। बचती हमारी सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन शो कर रहा है इंक्रीजिंग स्लोप को, यानी कि वेलोसिटी यहां पर इंक्रीज हो रही है एंड वेलोसिटी यहां पर कॉन्स्टेंटली नहीं इंक्रीज हो रही। कॉन्स्टेंटली नहीं इंक्रीज हो रही, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती इस तरह से या फिर इस तरह से ग्राफ में। यहाँ पर क्या है? एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिख रहा है, यानी यहाँ पर किस तरह की एक्सेलरेशन है। सो नेट फोर्स इज नॉट जीरो, इट विल बी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये ग्राफ वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेलर जंप्स आउट फ्रॉम अ स्मॉल बोट टू द शोर। एज द सेलर जंप्स फॉरवर्ड, विल द बोट मूव? इफ यस, इन विच डायरेक्शन एंड व्हाई? देखो सिचुएशन को समझो। एक सेलर है जो बोट से शोर की तरफ जंप कर रहा है। तो हमारा न्यूटन साहब का थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर कोई भी सेलर है वो फ्रंट डायरेक्शन में जो है जंप कर रहा है, तो वो उतना ही डायरेक्शन में जो है बैकवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन द शिप। सो हम कहेंगे यस द बोट विल मूव, द सेलर पुशेस द बोट बैकवर्ड। क्यों बैकवर्ड? बिकॉज ही इज जंपिंग फॉरवर्ड। So by Newton's third law of motion, every action has an equal and opposite reaction. So yes, the boat will move according to the Newton third law in the opposite direction. यानी अगर वो सामने की तरफ जा रहा है तो वो बोट जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा सिचुएशनल बेस्ड है, जिसमें इन्होंने कहा है ड्यूरिंग अ हाई जंप इवेंट अ लैंडिंग मैट और सैंड बेड इज प्लेस्ड फॉर द एथलीट टू फॉल अपॉन एज शोन इन फिगर 6.39। एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट। तो इसका रीजन भी छुपा है हमारे सेकंड लॉ में, जिसमें हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। यानी कि जितना ज्यादा हम टाइम पीरियड को इंक्रीज कर देंगे उतना कम यहां पर रिएक्शन फोर्स लगेगा। जितना ज्यादा टाइम लगेगा किसी भी चीज को रेस्ट में आने में, उतना कम यहां पर रिएक्शन का फोर्स लगेगा। अब इस सिचुएशन में देखो, सॉफ्ट सरफेस इंक्रीजेस द टाइम ऑफ स्टॉपिंग। तो इससे होगा क्या? जो फोर्स, जिस फोर्स से बच्चा गिरने वाला था वो फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। टाइम इंक्रीज हुआ, फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। इसलिए हार्ड सरफेस पे जो है वो स्मॉल टाइम पीरियड लगता है, यानी बहुत जल्दी बच्चा गिर जाता है, और हमारे पास सॉफ्ट सरफेस पे लार्ज टाइम पीरियड मिल जाता है। इसलिए लार्ज टाइम में स्मॉलर फोर्स लगती है, इसलिए इंजरी के चांसेस भी कम होते हैं। सो कंक्लूजन है, अ लैंडिंग मैट और सैंड मैट इज सॉफ्ट, इट इंक्रीजेस टाइम ओवर विच द एथलीट कम टू रेस्ट। दिस reduces the impact force on the body and prevent serious injuries। इसके बाद चलिए स्टूडेंट्स नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं।
A hand cart loaded with vegetables collide with an identical but empty hand cart. During the collision, first part में है the loaded cart exerts a force of larger magnitude on the empty cart. क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ हम लिंक कर सकते हैं एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर खोलने वाला है। देखो, जो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है वो हमें क्या कहता है कि जितने मैग्नीट्यूड से ये कार्ट इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाला है, बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड में जो है एम्प्टी कार्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को लगाएगा। यानी कि दोनों ही केस में जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पर सेम रहने वाला है, जो हमें बता रहा है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो फर्स्ट में ऑप्शन में क्या कहा कि लोडेड कार्ट क्या ज्यादा मैग्नीट्यूड से फोर्स लगाएगा? जी नहीं, वो सेम मैग्नीट्यूड से फोर्स लगाएगा। सेकंड में है क्या एम्प्टी कार्ट ज्यादा मैग्नीट्यूड से फोर्स लगाएगा? ये भी गलत है हमारे पास। थर्ड है नाइदर कार्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर, ये भी गलत है, फोर्स तो लगाएंगे वो। बची हमारी फोर्थ ऑप्शन जो है द लोडेड कार्ट एंड द एम्प्टी कार्ट बोथ एक्सर्ट एन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर। बिल्कुल ठीक, मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। एम्प्टी कार्ट जो है राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाला है, वहीं जो एम्प्टी कार्ट है वो लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स को लगाएगा। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। इसका कंक्लूजन क्या है कि बोथ कार्ट एक्सर्ट इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक होने वाला है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा 10th क्वेश्चन भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर क्लियर करेगा। सो ये ग्राफ दिया गया है एक्सेलरेशन बाय मास ग्राफ फॉर एन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस इज प्लॉटेड इन फिगर 6.40। प्लॉट करना है हमें फोर्स बाय मास ग्राफ इन दिस केस। देखो, ग्राफ को ऑब्जर्व करते आपको एक चीज ध्यान आएगी, वो है कि जैसे जैसे हम मास को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे हम मास को इंक्रीज कर रहे हैं, जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर डिक्रीज होते हुए दिख रहा है। सो एज द मास इंक्रीजेस एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। ये हम फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन से भी देख सकते हैं कि अगर मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, यानी कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट खास ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? सो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। सो इस ग्राफ से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मास 1 kg था तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि फोर्स यहाँ पर क्या आएगा? 10 न्यूटन। अगर हम मास को 2 कर देते हैं तो एक्सेलरेशन 5 हो जाएगा, यानी यहां पर भी 10 न्यूटन। नेक्स्ट में भी क्या आएगा? 10 न्यूटन। यानी हर एक पॉइंट में इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या निकलने वाला है? 10 न्यूटन। सो अभी हमें अगर प्लॉट करना है फोर्स बाय मास ग्राफ, तो हम क्या करेंगे? वाई एक्सिस पर हम फोर्स को ले लेंगे, एक्स एक्सिस पर हम मास को लेंगे। जितना भी मास आप इंक्रीज करते जाओ, चाहे आप अप टू 100 ले जाओ, जो आपका फोर्स है वो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है, जो अभी अभी हमने इन कंक्लूजन्स में देखा। सो क्योंकि फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, इस क्वेश्चन में कितना है? 10 न्यूटन है। तो हम क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे जो क्या है? हॉरिजॉन्टल जाएगा टू द मास एक्सिस, यानी कि एफ एक्सिस के अगेंस्ट हम 10 न्यूटन के हिसाब से एक फोर्स की लाइन को खींच देंगे। इसी के साथ मिलता जुलता हमारा 11th क्वेश्चन भी ग्राफ बेस्ड है। जो ग्राफ दिया गया है वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर 6.41। कैलकुलेट करना है हमें द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग दिस ग्राफ। देखो, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? हमें एक मास दिया हुआ है। ग्राफ में हमें क्या कुछ दिया हुआ है? वेलोसिटी दी है एंड टाइम दिया है। क्या हम इससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हमारे यहाँ पर एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो अगर हम वेलोसिटी का चेंज देखें तो कितना है? फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पर 30, इनिशियल थी यहाँ पर 10, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड जो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी है। टाइम का अगर हम चेंज देखें तो 0 सेकंड से लेकर 8 सेकंड, यानी कि हमारे पास टाइम का चेंज यहाँ पर 8 सेकंड है। सो एक्सेलरेशन क्या निकलेगा? 20 डिवाइड बाई 8, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया। मास हमें क्वेश्चन में दिया है
फोर्स निकाल सकते हैं बहुत इजीली। क्या करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 10 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन जो 2.5 निकला है। सो हमारा फोर्स कितना निकल के वाला है, 25 न्यूटन। तो ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर जो स्लोप है वो स्ट्रेट लाइन है। क्लियर। इसके बाद ये कुछ यूनिट्स दी हुई हैं जो हमें ऑलरेडी यहाँ पर पता है। 12th क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना है बिल्कुल सिंपल सा और प्रैक्टिकल लाइफ के साथ भी लिंक है। सो क्वेश्चन में क्या है, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड enters a heavy stationary wooden block and stops after penetrating a distance of 50 centimeter. Estimate the stopping force acting on the bullet. Assume that the bullet undergoes constant acceleration within the block. क्वेश्चन में क्या दिया है, 50 ग्राम जो है हमारा मास ऑफ बुलेट। नेक्स्ट क्या है, स्पीड दी हुई है 100 मीटर पर सेकंड, तो हमारी इनिशियली स्पीड कितनी आ जाएगी, 100 मीटर पर सेकंड। आगे क्या लिखा है, स्टॉप्स यानी कहीं पर जाकर वो रुक रही है, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी बुलेट की क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस दिया हुआ है, सो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 50 सेंटीमीटर। चलिए जो जो हम इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 50 ग्राम्स को हम केजीज में एंड सेंटीमीटर्स को हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा एक्सेलरेशन है वो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कांस्टेंट दिया गया है। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर एक्सेलरेशन। फाइनल स्पीड हमारे पास है 0, इनिशियल स्पीड है बिल्कुल है 100, उसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 2as, 2a मल्टीप्लाई बाय s जो है यहाँ पर डिस्टेंस को शो करता है। डिस्टेंस हमारे पास है 0.50। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास 100 का स्क्वायर 10,000 आ जाएगा प्लस 2a इंटू 0.50 हमारे पास निकल जाता है a। तो हम अगर हम इसको अदर डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, इक्वल टू के साइड में लेकर चलेंगे, तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो आएगा नेगेटिव 10,000 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट स्टेप में क्या हमने कंक्लूड किया, एक्सेलरेशन को यहाँ पर निकाल लिया। माइनस है, माइनस का साइन का मतलब क्या है कि रिटार्डेशन को शो कर रहा है। देखो बुलेट जाके रुक रही है ना, तो कोई चीज उसको रोक रही है, तो वो कितने पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रुक रही है, 10,000 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो रुक जा रही है। सेकेंड स्टेप क्या है, हमें यहाँ पर स्टॉपिंग फोर्स को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। मास हमारे पास है बिल्कुल क्वेश्चन में दिया गया है, एक्सेलरेशन हमने अभी अभी फाइंड किया है, तो हम फोर्स को निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 0.05 इंटू माइनस का 10,000 जो निकल कर आता है -500 न्यूटन। यानी 500 न्यूटन का फोर्स वो वुडन ब्लॉक लगा रहा है उस बुलेट को रोकने के लिए। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में वो शो कर रहा है। तो हमने यहाँ पर दो फॉर्मूलाज का यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर निकाल लिया। तो गाइस इसी तरह के फॉर्मूला का यूज करके हम 13th क्वेश्चन का भी यहाँ पर आंसर निकालने वाले हैं। यहाँ लिखा है एन एस फुटबॉलर कन्वर्टेड अ पेनल्टी शॉट बाय किकिंग द फुटबॉल विद स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर। द एस्टिमेटेड फोर्स दे imparted was 800 न्यूटन। द मास ऑफ फुटबॉल was 0.4 kg। हमें कैलकुलेट करना है द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन देयर फुटबॉल एंड द बॉल। पहले जो वैल्यूज दी गई हैं हम उसको लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ बॉल जो फाइनल स्पीड है, देखो पेनल्टी किक था, एक जगह पहले बॉल तो एक जगह पर रुकी होगी, उसके बाद उसको किक किया गया होगा, यानी उसकी फाइनल स्पीड हमें यहाँ पर दी हुई है 108 किलोमीटर पर आवर। फोर्स हमें दिए गए हैं 800 न्यूटन, मास भी हमें दिए गए हैं 0.4 kg। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले कन्वर्जन करेंगे टू मीटर पर सेकंड। 108 मल्टीप्लाई बाय हम कर सकते हैं 5/18 जिसका आंसर है 330 मीटर पर सेकंड। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। अभी देखो हमें यहाँ पर टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अरे सर एक्सेलरेशन में टाइम कहाँ पर आया, बिल्कुल आएगा। देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी कि हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को भी आगे लिखने वाले हैं, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन की जगह पर हम ये वैल्यूज को फिल करने वाले हैं, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी। एम आई राइट। उसके बाद देखो फोर्स हमें दिया गया है 800 न्यूटन, वैसे रख दो। मास 0.4 मल्टीप्लाई बाय v जो कि 30 है, माइनस यू यानी कि 0 है, अपॉन टी जो हमें निकालना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 800 इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन टी।
देन हम क्या करेंगे, टी को एक जगह पर ले जाएंगे, यानी कि हम लेफ्ट साइड को उसको लेकर जाएंगे, इज इक्वल टू 0.4 इंटू 30। 800 वहां पर सिंगल था, यानी यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यहाँ पर टाइम पीरियड क्या आने वाला है, 0.015 सेकेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है। यानी कि 0.015 सेकेंड लगे हैं उस फुटबॉल का और फुट का आपस में कॉन्टैक्ट होने में। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg मूविंग एट द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड enters a rough patch where the force of friction on object is 7 newton. At the same time, an additional constant force of 3 newton opposing the motion is applied on object. After entering the rough patch, how much distance does the object travel before coming to rest? देखो क्वेश्चन को समझो। स्मूथ सरफेस से कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा था जिसका वेट 2 kg था एंड उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी। रफ सरफेस पर आते ही उसके अगेंस्ट एक क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जो अपोजिट डायरेक्शन में 7 न्यूटन के राउंड लग रहा है। इसी के साथ साथ उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही एक और एडिशनल फोर्स भी लगाया जा रहा है, जो है 3 न्यूटन। एंड उन्होंने कहा कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा स्टॉप होने से पहले। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड में हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को लगा रहे हैं। सो फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन रफ पैच, फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स यहाँ पर 7 न्यूटन है एंड एडिशनल फोर्स यानी कि 3 न्यूटन है। यानी इस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, जो किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम फाइंड करने वाले हैं इसका एक्सेलरेशन, यानी कितने एक्सेलरेशन के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट रुकने वाला है। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। फोर्स हमें पता है, बिल्कुल पता है 10 न्यूटन है। मास हमें पता है 2 kg है। हम एक्सेलरेशन को यहाँ पर निकाल सकते हैं। सो एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब ये एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट को रोक रही है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। एम आई राइट? किसी चीज को रोक रही है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन कैसी होगी, नेगेटिव होगी। या हम कह सकते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो हमने अभी तक क्या किया, टोटल फोर्स निकाल लिया, हमने एक्सेलरेशन को यहाँ पर निकाल लिया। अब हमने जो है निकालना है वो है डिस्टेंस, कि कहाँ पर जाके वो यहाँ पर रुकेगा। सो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, वी स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2as। हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनली उन्होंने कहा कि वो रुक जा रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। एंड एक्सेलरेशन यहाँ पर -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। चलिए वैल्यूज को फिल करते हैं। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 10, 10 का स्क्वायर 100। उसके बाद प्लस टू एक्सेलरेशन हमारे पास -5 है इंटू एस, प्लस माइनस 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 का 10s। अगर हम देखें तो 10s को हम अगर अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, यानी कि प्लस 10s बन जाएगा, मल्टीप्लाई के साथ s में है, तो आफ्टर डिवीजन हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 10 मीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 10 मीटर इन द रफ पैच बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सो की आइडिया यहाँ पर क्या है, बोथ फ्रिक्शन एंड एडिशनल फोर्स अपोज द मोशन इंक्रीजेस द एक्सेलरेशन एंड रिड्यूसिंग द स्टॉपेज ऑफ डिस्टेंस। इसके बाद गाइस हमारा 15th क्वेश्चन है, अ ट्रैक्टर पुल्स अ हैरो, जो एक प्लोइंग टूल है, ऑफ मास m1 with a net force of F, resulting in acceleration a1. ठीक है? The same tractor pulls the trolley of mass m2 with force F, producing an acceleration a2. If the tractor now pulls the trolley with the harrow placed on it with the same force F, ध्यान दीजिए तीनों ही केसेस में जो टोटल फोर्स है वो क्या है, सेम है, बट मास जो है वो डिफरेंट हो रहा है, एक्सेलरेशन भी यहाँ पर डिफरेंट हो रही है। तो क्वेश्चन में से पूछा है, देन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ a1 एंड a2 इग्नोर फ्रिक्शन। देखो ध्यान से समझो, पहले केस में क्या है, जब ट्रैक्टर हैरो को पुल करता है तो वो उसका जो फोर्स है इज इक्वल टू m1 इंटू a1, जो इसका मास है एंड जिस एक्सेलरेशन है उसको पुल कर रहे हैं हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हम डिराइव कर सकते हैं मास इज इक्वल टू F अपॉन ए।
सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में जो फोर्स है वो सेम रहने वाला है, बट यहाँ पर मास जो है वो m2 हो जाएगा, एक्सेलरेशन a2 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम एक इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। थर्ड केस में हमें पता है जब हमारे पास मास दो आइटम्स के एडिशन के साथ बनता है, यानी कि हमारे पास एक सिस्टम बन जाता है ट्रॉली और हैरो का, तब जो टोटल मास है वो m1 प्लस m2 हो जाएगा। यानी कि इस केस में जो फोर्स इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन m1 प्लस m2। आई होप आपको ये तीनों केस अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम फाइंड करने वाले हैं द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन फ्रॉम द थर्ड केस। सो थर्ड केस यानी कि हम इस इक्वेशन को आगे यहाँ पर सोल्व करेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन m1 प्लस m2, ये दोनों ही एरो प्लस ट्रॉली का टोटल मास है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन m1 जो है हम इस वैल्यू को रख लेंगे, एम आई राइट। m1 की जगह हम f अपॉन a1 की वैल्यू को फिल कर देंगे, हमने इसको फिल कर दिया। m2 की जगह हम f अपॉन a2 को यहाँ पर फिल करेंगे, एम आई राइट। हम दोनों को जो है अलग अलग से इसको यहाँ पर फिल कर दे रहे हैं। इसके बाद दोनों ही इक्वेशंस में जो है f जो है कॉमन है, हम f को बाहर निकालेंगे, बाकी दोनों को यहाँ पर ऐड कर देंगे। F को बाहर निकालते ही फोर्स ऊपर एंड फोर्स नीचे जो आपस में कट हो जाएंगे, यानी हमारे पास जो बचता है वो है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन a2। सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं, नीचे के दोनों डिनोमिनेटर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर को ऐड कर देंगे। आफ्टर एडिशन हमारे पास क्या बनेगा, a2 प्लस a1 अपॉन a2। आफ्टर कन्वर्जन हम क्या करेंगे, इसको डिवीजन के को हम मल्टीप्लाई यानी ऊपर की तरफ भेज देंगे। सो हमारा एक्सेलरेशन का यहाँ पर क्या रिलेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a1 अपॉन a1 प्लस a2, जो एक हार्मोनिक मीन है ऑफ a1 एंड a2। So when the tractor pulls the trolley with harrow placed on it with the same force, then the resulting acceleration is a is equal to a1 a2 upon a1 plus a2। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है, when a pole of a bar magnet is brought close to a magnetic compass, the bar magnet and the compass needle, which is also a magnet, exert a magnetic force on each other। तो जैसे हम बार मैग्नेट को एक कंपास के पास लेकर आते हैं तो दोनों ही जो है मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, both the forces are equal in magnitude and opposite in direction. However, the compass needle move whereas bar magnet does not move। तो ऐसा क्यों होता है कि कंपास की नीडल तो मूव करती है बट बार नहीं मूव करता। ऑल्दो जितना एक्सर्ट ये प्रेशर, जितना एक्सर्ट ये फोर्स इस डायरेक्शन में कर रहा है, बिल्कुल सेम ही जो है वो नीडल भी इसकी तरफ कर रही है, बट स्टिल नीडल मूव कर रही है बट बार मैग्नेट क्यों नहीं मूव कर रहा है, इस क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है। सो ये हमारा टोटल एक्सपीरियंस है। इसका रीजन क्या है, देखो जो हमारे पास नीडल है वो फ्री है मूव करने के लिए, एक पिवट के अंदर वो बाउंड है और उसका मास जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द नीडल एक्ट्स ऑन इट अलोन सिंस इट इज फ्री टू रोटेट ऑन अ पिवट, और फ्रिक्शन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम है। इवन अ स्मॉल फोर्स, बहुत ही छोटी सी स्मॉल भी इसको टर्न करने में और अलाइन करने में इसको हेल्प करती है। Whereas बार मैग्नेट इज हेल्ड इन अ प्लेस, बार मैग्नेट जो है या तो कहीं पर पड़ा होगा या हमने उसको होल्ड किया होगा। तो जो होल्डिंग का फोर्स हम उस पे ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स है, वो बहुत ज्यादा है जितना फोर्स नीडल उसके ऊपर एक्सर्ट कर रही है। यानी फोर्स बाय नीडल is much less than by the force external। The magnetic force on the magnet acts but something external, for example hand में उसको hold किया, support किया है, provides an equal and opposite force preventing it from moving। For example आप अगर दीवार को move करने की कोशिश कर रहे हो, आप दीवार को नहीं move कर पाओगे because जो दीवार है उसके ऊपर एक external force है जो कि उसको ground से मिल रही है। So these two forces balance each other and the net force on the magnet is zero, therefore it doesn't move। So हम overall conclusion में कह सकते हैं by the Newton's third law, the compass needle and the bar magnet exert equal and opposite magnetic force on each other। ये तो universal fact है, but the needle moves because it is free to move while magnet does not move because it is held in a place
बाय द एक्सटर्नल सपोर्ट। तो गाइज इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पर एंड होती है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे।